इस कहानी को कई किताबों, लेखों और फिल्मों के जरिए कई बार बताया जा चुका है कि किस तरह अमेरिकी सैनिकों ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान में एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा था। ओसामा के मारे जाने के तुरंत बाद पाकिस्तान में सत्ता के गलियारों में क्या चल रहा था उस पर बहुत कम चर्चा हुई है। हाल ही में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के प्रवक्ता रहे फरहतुल्लाह बाबर की एक किताब प्रकाशित हुई है, द जरदारी प्रेसिडेंसी नाउ इट मस्ट बी टोल्ड, जिसमें उन्होंने उन दिनों का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। 2 मई 2011 की सुबह 6:30 बजे राष्ट्रपति जरदारी के एडीसी ने फरहतुल्लाह बाबर को फोन करके कहा कि वो एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए तुरंत ऐवान सद्र यानी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। बाबर लिखते हैं, राष्ट्रपति अमूमन दोपहर को दफ्तर पहुंचते थे। मुझे इतनी सुबह बुलाया जाना थोड़ा अजीब था। मुझे अंदाजा तो हो गया था कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि क्या और कहां। मैंने विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और विदेश सचिव सलमान बशीर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच बाबर के मोबाइल पर कराची से एक पत्रकार मजहर अब्बास का फोन आया। फरहतुल्लाह लिखते हैं कि मजहर अब्बास ने फोन पर कहा, बाबर साहब, मेरा ख्याल है कि अमरीकियों को पता लग गया था कि ओसामा एबटाबाद में छुपा है। जैसे ही मैंने ये शब्द सुने, मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि इतनी सुबह ये बैठक किस लिए बुलाई गई है। बाद में फरहतुल्लाह बाबर को पता चला कि राष्ट्रपति के एडीसी स्क्वाड्रन लीडर जलाल राष्ट्रपति भवन से लौटने के बाद जगे हुए थे। रात 2:30 बजे उनको पता चला कि थोड़ी देर पहले एबटाबाद के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट होने के नाते उनके मन में कई सवाल उठे। पहला ये कि एबटाबाद जैसे पहाड़ी इलाके में इतनी रात गए हेलीकॉप्टर क्यों उड़ रहा था। दूसरे, वायुसेना में रहने के कारण उन्हें पता था कि पाकिस्तानी पायलटों के रात में हेलीकॉप्टर उड़ाने की मनाही थी। उन्होंने अपने आप से सवाल किया कि अगर ये पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर नहीं था तो ये हेलीकॉप्टर किसका था। इसी उधेड़बुन में वो दोबारा अपने दफ्तर चले गए। उस समय रात के 3 बज रहे थे। उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना में अपने संपर्कों को फोन मिलाने शुरू कर दिए। राष्ट्रपति के स्टाफ में वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें पता लगा कि वास्तव में हुआ क्या था। फरहतुल्लाह बाबर लिखते हैं, जब मैं सुबह 7 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो उनके एडीसी जलाल के अलावा राष्ट्रपति का कोई भी स्टाफ वहां मौजूद नहीं था। वहां मौजूद गार्ड्स और सहायकों के फुसफुसाकर बात करने से अंदाजा हुआ कि कहीं कुछ असामान्य हुआ है। वहीं मुझे पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा जरदारी से फोन पर बात कर चुके हैं। ओबामा ने इस फोन कॉल का विवरण देते हुए अपनी आत्मकथा अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को फोन करना। मुझे पता था कि पाकिस्तानी वायु सीमा के उल्लंघन के लिए उन्हें अपने देश में काफी खरी खोटी सुननी पड़ेगी, लेकिन जब मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने मुझे बधाई दी और अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा इसका जो भी परिणाम हो, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। वो ये याद करके थोड़े भावुक हो गए कि उनकी पत्नी बेनजीर भुट्टो को उन चरमपंथियों ने मारा था जिनके अलकायदा से संबंध थे। ओबामा को जरदारी के फोन से पहले 3 बजे सुबह एडमिरल माइक मलिन पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल कयानी को फोन मिला चुके थे। उन्होंने कयानी को खबर दी कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर कार्रवाई की है। सीआईए के पूर्व प्रमुख लियोन पेनेटा अपनी आत्मकथा वर्दी फाइट्स में लिखते हैं, खबर सुनते ही कयानी का पहला वाक्य था, अच्छा हुआ आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। मलिन ने कहा, लादेन मर चुका है। इसको सुनकर और ये जानकर कि लादेन एबटाबाद के उस घर में पिछले 5 सालों से रह रहा था, कयानी थोड़े अचंभे में आ गए। मलिन के फोन के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने राष्ट्रपति जरदारी और अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई को फोन मिलाया। पनेटा ने भी आईएसआई के प्रमुख अहमद शुजा पाशा को उसी तरह का फोन किया। पनेटा लिखते हैं, तब तक पाशा को अपने सूत्रों से इसकी खबर लग गई थी। मैंने उनसे कहा, हमने जानबूझकर आपकी एजेंसी को अपने अभियान से दूर रखा है ताकि आप पर हमारे साथ सहयोग करने का आरोप न लग सके। उन्होंने बहुत निराशा भरे स्वर में जवाब दिया, हमारे लिए कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, हमें खुशी है कि लादेन आपके हाथ लग गया। पाकिस्तानी समयानुसार सुबह 8:35 पर राष्ट्रपति ओबामा टेलीविजन पर लाइव आ गए। Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. उन्होंने यह कहकर पाकिस्तान को थोड़ा मरहम लगाने की कोशिश की कि हमें उम्मीद है कि अलकायदा के साथ लड़ाई में पाकिस्तान हमारा साथ देना जारी रखेगा। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के प्रमुख जनरल अतहर अब्बास ने कयानी और पाशा से एक बयान जारी करने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें यह अनुमति नहीं दी गई। उधर फरहतुल्लाह बाबर के राष्ट्रपति भवन पहुंचने के कुछ मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री, विदेश सचिव और आईएसआई के प्रमुख भी वहां पहुंच गए थे। विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार थोड़ी देर से आई क्योंकि वो विदेश यात्रा से कुछ ही समय पहले लौटी थी। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली बैठक 90 मिनट तक चली। बाबर लिखते हैं, राष्ट्रपति जरदारी ने मुझे एक तरफ ले जाकर पूछा, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। मैंने बिना झिझक के जवाब दिया, या तो ये मिली भगत है या नालायकी। इसकी तुरंत जांच कराई जानी चाहिए। यह भी दिखना चाहिए कि सेना और आईएसआई प्रमुख के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई है। जरदारी ने इसे सुना भर, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर वो कुछ सोचकर बोले, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान और विदेश का मीडिया इस पूरे प्रकरण पर पाकिस्तानी सरकार की प्रतिक्रिया चाहता था, लेकिन सरकार में इस तरह की अफरा तफरी और भ्रम की स्थिति थी कि सरकार का कोई भी अंग एक भी शब्द कहने के लिए तैयार नहीं था। हर जगह सदमे, ऊहापोह और शिथिलता का माहौल था। फरहतुल्लाह बाबर लिखते हैं, घटना के 14 घंटे बाद पहली सरकारी प्रतिक्रिया आई। इसमें कहा गया कि हमारी कई खुफिया एजेंसियों के साथ खुफिया सूचनाएं साझा करने की बहुत असरदार व्यवस्था है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। पाकिस्तान बहुत ही शर्मसार कर देने वाली स्थिति में था। वो न तो अभियान की सफलता का दावा कर सकता था और न ही अपनी खुफिया नाकामी और सेना के तैयार न होने की बात खुले तौर पर स्वीकार कर सकता था। साफ था कि पूरा प्रशासन उलझन और अनिर्णय की स्थिति में फंसा हुआ था और अंधेरे में तीर चला रहा था। बाबर लिखते हैं, अब जब अमेरिका ने पाकिस्तान को बिना बताए गुप्त रूप से पाकिस्तान के अंदर घुसकर लादेन को मार दिया था, पाकिस्तान की ओर से जारी प्रेस रिलीज में यह संकेत देना कि अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी देने की वजह से ऐसा हुआ है, खोखला और अविश्वसनीय लग रहा था। झूठ के पुलिंदे की पोल खुल जाने के बाद लोग इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। खुफिया और सैनिक नेतृत्व ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया जहां उस पर इस पूरे मामले में सह अपराधी या नाकाबिल होने का आरोप आसानी से लगाया जा सकता था। कुछ रिटायर्ड जनरलों ने बाद में इस मामले को यह कहकर नया मोड़ देने की कोशिश की कि पाकिस्तानी सेना के चोटी के नेतृत्व को इस अभियान के बारे में पहले से जानकारी थी। वो पाकिस्तानी सेना के अपमानित होने की बात हजम करने के लिए तैयार नहीं थे। तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने भी अपनी आत्मकथा ड्यूटी में लिखा, इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तानी सेना को सबसे अधिक शर्मसार होना पड़ा। जिस तरह हमने पाकिस्तान की सीमा के 150 मील अंदर जाकर उनकी सैनिक छावनी के बीच
बीचों बीच इस अभियान को अंजाम दिया और इससे पहले कि उनकी सेना को इसकी भनक लग पाती हम सुरक्षित बाहर भी निकल गए, उनकी छवि पर बहुत बड़ा दाग लगाने के लिए काफी था। बाद में पाकिस्तान में जो जांच बैठाई गई उसका जोर इस बात पर नहीं था कि किस तरह दुनिया का सबसे बड़ा चरमपंथी 5 सालों तक बिना किसी रोक टोक के पाकिस्तान में रह सका, बल्कि इस बात पर था कि पाकिस्तान में किन लोगों ने इस अभियान में अमेरिका की मदद की है। 2 मई का दिन समाप्त होते होते यह फैसला ले लिया गया था कि इस पूरे प्रकरण में ISI और सैनिक नेतृत्व की भूमिका का बचाव किया जाएगा। इसका पहला संकेत तब आया जब वॉशिंगटन पोस्ट में पाकिस्तान डिड इट्स पार्ट शीर्षक से राष्ट्रपति जरदारी का एक लेख छपा। जरदारी ने लिखा, हालांकि रविवार को किया गया अभियान अमेरिका और पाकिस्तान का संयुक्त अभियान नहीं था, लेकिन दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे सहयोग और साझेदारी की वजह से ही उसामा बिन लादेन का अंत हो सका है। पाकिस्तान में हम इस बात पर संतोष कर सकते हैं कि शुरुआत में ही अलकायदा के संदेशवाहक की पहचान कर लेने की वजह से हमें यह दिन देखना पड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जितनी अमेरिका की है उतनी पाकिस्तान की भी है। फरतुल्लाह बाबर का मानना है कि इस लेख की कोई जरूरत नहीं थी। वो लिखते हैं, इस बात पर संतोष व्यक्त करना और पाकिस्तान की जमीन पर बिना उसकी अनुमति के सैनिक अभियान का श्रेय लेना इस लेख के लेखक को शोभा नहीं देता। यह लेख उस चीज का बचाव कर रहा था जिसका बचाव किया ही नहीं जा सकता था। बाबर ने लिखा, मैंने अपने लॉबीज को ईमेल भेजकर कहा था, काश इतने संवेदनशील विषय पर एक अमेरिकी अखबार में राष्ट्रपति जरदारी के नाम से लिखे लेख को छपवाने से पहले आपस में कुछ सलाह मशवरा कर लिया गया होता। इस लेख से यही लगा कि राष्ट्रपति अमेरिकी जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने देश के जनमत के खिलाफ जाकर। लॉबीज ने इस ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। उसामा बिन लादेन ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति जरदारी को ISI और सेना की जवाबदेही तय करने का अच्छा मौका मिला था, लेकिन इस संभावना पर विचार तक करने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऑपरेशन के 3 दिन बाद 5 मई को विदेश सचिव ने पहली बार एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की समीक्षा की जाएगी, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं होगी। न सिर्फ जांच की संभावना से इनकार किया गया, बल्कि खुफिया एजेंसियों की नाकामी को यह कहकर छुपाने की कोशिश की गई कि इस तरह की नाकामी असामान्य बात नहीं है। CIA के प्रमुख लियोन पेनेटा ने 3 मई को टाइम पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान को लादेन के छिपने की जगह के बारे में जानबूझकर इसलिए सूचित नहीं किया क्योंकि उसे उस पर विश्वास नहीं था। उसका पुराना अनुभव बताता था कि जब भी पहले इस्लामाबाद को पहले से किसी आतंकवादी के बारे में सूचना दी गई, उन्होंने उसे ही आगाह कर दिया। यह विश्वास करने लायक बात नहीं है कि लादेन के एबटाबाद के घर के बारे में पाकिस्तान में किसी को पता नहीं था। जब सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के प्रमुख सेनेटर जॉन केरी पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे, तो कयानी चाहते थे कि दोनों देशों के संयुक्त बयान में कहा जाए कि अमेरिका को पाकिस्तान पर विश्वास था। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हुसैन हक्कानी ने सलाह दी कि संयुक्त बयान में कहा जाए कि उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन को सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान से छिपा कर रखा गया था, न कि पाकिस्तान पर अविश्वास की वजह से। लेकिन केरी सिर्फ इतना कहने के लिए राजी हुए कि उसामा ऑपरेशन को ओबामा प्रशासन के कई महत्वपूर्ण लोगों से भी छिपा कर रखा गया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उसामा बिन लादेन की मौत की जांच के लिए जस्टिस जावेद इकबाल के नेतृत्व में एक न्यायिक आयोग गठित करने का आदेश दिया। इसको एबटाबाद कमीशन का नाम दिया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष ने इस कमीशन के सामने उपस्थित होने से इनकार कर दिया। सिर्फ ISI के प्रमुख जनरल पाशा इसके सामने पेश हुए। उन्होंने उसामा को न पकड़ पाने का आरोप पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो पर मढ़ा। उन्होंने स्पेशल ब्रांच को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। स्पेशल ब्रांच को महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा के समय एबटाबाद में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के आसपास के इलाकों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। कैथी स्कॉट क्लार्क और एड्रियन लेवी अपनी किताब द एग्जाइल में लिखते हैं, जब एबटाबाद आयोग ने जनरल पाशा से पूछा कि अमेरिका के एबटाबाद रेड में अकेले जाने के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो पाशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, राष्ट्रपति ओबामा नहीं चाहते थे कि ISI को लादेन को ढूंढने का श्रेय मिले। 4 जनवरी 2013 को यह रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सौंप दी गई। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को टॉप सीक्रेट रिपोर्ट की संज्ञा दी गई थी। आयोग के एक सदस्य अशरफ जहांगीर काजी ने, जो भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके थे, अपनी अंतिम टिप्पणी में कहा था, हमें इस बात की आशंका है कि इस रिपोर्ट की अनदेखी की जाएगी और इसे दबा दिया जाएगा। हम सरकार से अपील करते हैं कि इसे सार्वजनिक किया जाए। लेकिन कई अनुरोध के बावजूद इस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया। लेकिन इस रिपोर्ट की एक प्रति को अल जजीरा पर लीक कर दिया गया। लेकिन इसके प्रकाशित होने के कुछ मिनटों के अंदर पाकिस्तान में अल जजीरा की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। लीक हुई रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसमें ISI और सेना की भूमिका की तीखी आलोचना की गई थी। एबटाबाद कमीशन में गवाही देने के बाद जनरल पाशा ने उसामा बिन लादेन प्रकरण पर कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं की। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।